आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्रीय बजट पर विशेष परिचर्चा। कार्यक्रम में भाग ले रही हैं आर्थिक मामलों की जानकार प्रोफेसर वर्णा गांगुली। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। नमस्कार श्रोताओं, केंद्रीय बजट 2025-26 पर आकाशवाणी के परिचर्चा कार्यक्रम की कड़ी में आज हम बिहार केंद्रित प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित है आर्थिक मामलों की जानकार और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में सहायक प्रोफेसर वर्णा गांगुली। वर्णा गांगुली जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी रेडियो का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया गया और बजट के लिए बोलने के लिए बुलाया गया। मैं इसके लिए आप सभी को आभार प्रकट करना चाहूंगी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक प्रारंभिक टिप्पणी से। जो इस बार जो है 2025-26 का बजट जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसमें बिहार की बहुत चर्चा हुई है। बिहार को लेकर जो है कई प्रावधान किए गए हैं, कई नई सौगात दी गई है और ये चर्चा का केंद्र भी बनी रही। तो आपकी प्रारंभिक टिप्पणी इस बार के जो है केंद्रीय बजट 2025-26 पर क्या रहेगी? देखिए, इस बजट को ऐसा बोला गया कि ये बजट जो है, शुरू में ही एक कोटेशन आया था कि बजट जो है वो सॉइल के लिए नहीं, पीपल के लिए होता है। तो अगर मैं ओवरऑल इस बजट को देखूं तो ये बजट जो है ये पूरा एक लोगों का बजट है, पीपल्स बजट है। क्योंकि और खास करके इसीलिए हम देखें कि बिहार को इसलिए इसमें फोकस किया गया क्योंकि आप अगर देखेंगे इस बजट का एक अगर उसका आप डोमेन पकड़िएगा तो देखिएगा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे फोकस है। इसमें आपका रूरल इकोनॉमी जो कि बिहार का एक मेजर पार्ट है। आप जानते हैं कि 70 से 80% पॉपुलेशन अभी भी रूरल है, तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्री हमारा आज भी कंट्रीब्यूशन, मैं आगे अगर चर्चा में मैं शेयर भी बताऊंगी कि बहुत कम है इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन। तो वहां अगर एमएसएमई को बूस्ट किया जाता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच माने गुड स्टेप। सो ओवरऑल उसके बाद आप देखिए कि ह्यूमन रिसोर्स पे भी फोकस है एंड देयर इज ऑल्सो सम बजटरी प्रोविजंस की जिससे कि आपका पैसा बढ़ सकता है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आई थिंक दिस बजट इज वेरी बैलेंस्ड एंड हैज केप्ट बिहार इन इट्स फोकस। तो ये बहुत अच्छा बिहार के लिए ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बजट क्यों जैसे लोग कह रहे हैं कि बिहार का ही बजट है। ये बजट तो यूनियन बजट है, लेकिन हाँ, कोई भी रेस में अगर कोई पीछे छूट जाए तो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। आई थिंक दिस बजट इज मेड फॉर दैट और उसीलिए बिहार को इसमें फोकस किया गया है और उसको विकसित भारत के रेस में, ताकि हम पीछे ना पड़ जाए, इसीलिए हर सेक्टर में कुछ ना कुछ दिया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो देश है एक संघीय ढांचा है और ये प्रयास है कि जो भी उन पीछे छूट गए हैं आर्थिक पैमाने पर प्रगति की राह में, उनको एक कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग की जरूरत है। और हम आगे बात करेंगे अलग अलग बिंदुओं पर जो बिहार के लिए किया गया। एक जो चर्चा की बात हुई है, जो बिहार का जो कोर कॉम्पिटेंस है, जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है, उसमें मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है जो बिहार को मिलेगा। मैं तो इस पहल को 100% देती हूँ कि मखाना बोर्ड का जो गठन किया जाएगा, ये जैसे आप जानते हैं कि टी बोर्ड है, तो उसी तरह से मखाना बोर्ड। और मेन है कि बिहार में अगर होगा तो ये बिहार को प्रोमिनेंस भी मिलेगा। और आपको पता है कि ये मखाना जो है ये सुपर फूड के नाम से जाना जा रहा है और ये आपका मिथिलांचल, सीमांचल और साथ साथ में कोसी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उपहार की तरह है। और अगर आप उसको देखेंगे कि ये मखाना में जनरली फार्मर्स जो है वो गरीब होते हैं, तो ये बोर्ड जैसे ही बनेगा, फिर एफपीओ की भी बात हुई है, फिर ऐसा भी हुआ है कि जो प्रॉपर उनका प्रोसेसिंग होगा, फिर उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी, साथ ही साथ जो भी रेलिवेंट स्कीम से उससे भी उनको जोड़ा जाएगा। तो अगर ओवरऑल इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया जाएगा तो इसमें सिर्फ आपके ऊपर के बिजनेसमैन ही नहीं बेनिफिटेड होंगे, साथ में वो फार्मर्स जो इतना मेहनत करके मखाना को निकाल रहे हैं वो भी बेनिफिटेड होंगे। और नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे बजट में कि 100 करोड़ का इसमें प्रोविजन किया गया है। तो ये एक स्टेप है जिसमें बिहार और मखाना ऑलरेडी जियो टैग भी है, तो एक मखाना के साथ बिहार का नाम भी इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा। और हमको लगता है कि इन कमिंग ईयर्स ये एक एक्सपोर्ट का भी अगर छोटे पैमाने में हो रहा है, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट होगा फॉर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। मतलब बहुत सारे डायमेंशन भी हैं, जैसे कि
जहाँ पर किसान को उनकी जो उत्पादन है उनकी पूरी लागत नहीं मिल पाती है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते, तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनेंगे, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। बोर्ड के गठन के बाद इसलिए मुझे लग रहा है, पहले देखिए ये जो मखाना होता था तो वो लोग ऐसे ही मखाना किया, उनका प्रोसेस किया, लोग खरीद के ले जाते थे। लेकिन अगर प्रॉपर मार्केटिंग का प्रोसेस, जैसे ये बोल रहे हैं कि उसमें आपका प्रॉपर प्रोसेसिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेंगे और उसमें एफपीओस फॉर्म करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, उस सेक्टर को बूस्ट अप करेगा। और जैसे ही बूस्ट अप करेगा और इसका एक क्योंकि इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किया है तो इसको एक पब्लिसिटी मिलेगी और इस तरह से ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के तरह से जाना जाएगा। और भी कई सारे सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, इन सब चीजों के लिए भी जो है राशि का आवंटन किया गया है, धनराशि का आवंटन किया गया है। खासकर पर्यटन की क्षेत्र की बात करें, जहां पर जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं बहुत अधिक हैं। अलग अलग हमारे यहाँ सर्किट हैं जो है अध्यात्म से संबंधित हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर जो है करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है। बुद्धा सर्किट और रामायण सर्किट जो बहुत तेजी से उभर रहा है, जो ये घोषणा की गई है इतने बड़े निवेश की, उसको जो है रोजगार की संभावना के तौर पर किस प्रकार आप देखते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में जो है ये मदद करेगा बढ़ाने में? कि हमारे यहाँ चूंकि मिनरल रिसोर्स नहीं है तो हमारे यहाँ इसी तरह जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, सेकंड एक सनराइज सेक्टर है वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म और एक हमारे स्टेट की एक खासियत यह है कि आप हर जिले को जाइए, हर जिले में कुछ ना कुछ एक खास है जिसको कि हम टूरिस्ट स्पॉट के तरह डेवलप कर सकते हैं। और कुछ हम लोग कर रहे हैं लेकिन पूरा का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का सपोर्ट मिलेगा, जैसे अभी 20,000 करोड़ की बात हुई है, उसमें तो बिहार को बेनिफिट होगा ही और वो बुद्धिस्ट सर्किट को करेगा, रामायण सर्किट को करेगा। तो इस तरह से अगर वो टूरिज्म पिछले बजट में भी इस पे फोकस था, तो ऐसे अगर हैंड होल्डिंग हमें मिल जाती है तो हमको लगता है कि आने वाले समय में ये हमारा बिहार जो हम कहते हैं हमेशा की पर कैपिटा इनकम में पीछे है, वो नहीं होगा। क्योंकि टूरिज्म सिर्फ अपने में एक सेक्टर नहीं है। टूरिज्म को जैसे ही डेवलप किया जाता है, आप देखेंगे वहां पे लोग अपना अपना दुकान लगाते हैं तो उससे उनका इनकम बढ़ेगा। उसके बाद उसके इमेंस फिर आपके नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे। ऑब्वियसली टूरिस्ट जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे केरला है, ये सब राज्य ऐसे कि वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। तो हमारा बिहार भी बहुत इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो इस सेक्टर को एक्सप्लोर करने की जरूरत है और ये जो बजट में, पिछले बजट और इस बजट में भी इसको फोकस किया गया, ये बात बहुत ही प्रशंसनीय है। एक बिहार में एक बड़ी समस्या है जो जैसे कि हम एक शब्द यूज करते हैं ब्रेन ड्रेन का, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, संस्थानों की कमी है। लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, मेडिकल की, इंजीनियरिंग के लिए बाहर भेजते हैं, तो बहुत बड़ा एक जो है एक तरह से आर्थिक नुकसान राज्य को उठाना पड़ता है निवेश के तौर पर। ये पैसा बाहर चला जाता है। के बजट में जो IIT पटना है, एक बिहार का बड़ा जो है पायोनियर इंस्टीट्यूट है और जो नेशनल जो संस्थानों की रैंकिंग होती है उसमें भी इस बार उसने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसको विस्तार के लिए इस बार धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो किस प्रकार देखती हैं कि यहाँ के जो बच्चों को ये कैटर कर पाएगा, अपनी सेवाएं दे पाएगा? एक इसमें जो इस बार की बजट में जो घोषणा की गई है तो उसमें एक मेजर फैक्टर है IIT पटना के लिए कि हॉस्टल का विस्तार होगा। तो आप जानते कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिले से आते हैं, फिर बहुत लड़कियां आती हैं, तो वो बाहर में रहना भी उनके लिए दिक्कत होती है। तो अगर IIT पटना में हॉस्टल का विस्तार होगा तो ये हम समझ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियां जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हैं और compete कर गई हैं, उनको इसमें बहुत फायदा होगा। और हायर एजुकेशन हम अभी भी जानते हैं कि हम चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी काम करती हूँ, मुझे जब हम लोग देखते हैं तो प्राइमरी में आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो उसमें आप देखिएगा कि अगर उसको लड़का लड़की के समय भी देखें तो हम देखते हैं कि लड़की का ज्यादा, लड़का लड़की लगभग बराबर या ज्यादा रहता है कभी कभी लड़का। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं तो लड़की का जो एनरोलमेंट है वो घटते रहता है। लेकिन इस तरह का अगर इनिशिएटिव होगा ना कि लड़कियां को हॉस्टल फैसिलिटी मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और एक्सपेंशन हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी टेक्निकल एजुकेशन में आएंगी। और जैसे ही लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन में आएंगी, क्योंकि वो 48% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उसका वो पढ़ लिखेंगी, जॉब करेंगी, तो उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में भी आएगा। तो ओवरऑल इसका फल जो होगा कि प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये एक और मतलब बहुत दूर का सोचा हुआ रोड मैप है फॉर दी 2047।
वर्णा गांगुली जी, हमने अभी चर्चा के दौरान जो है बिहार में जो शिक्षा पर जो बजट के प्रावधान है, पर्यटन की बात की हम लोगों ने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बात करी। एक इम्पोर्टेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है, खासकर कनेक्टिविटी का जो एरिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, इसमें कई घोषणाएं बिहार के लिए की गई है। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई है। तो ये जो कनेक्टिविटी का क्षेत्र जो है, खासकर जो हवाई का उड़ान जो योजना है, उसके आने के बाद कई हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, नए हवाई अड्डे विकसित हो रहे हैं। तो ये ग्रीनफील्ड और एक और जो है जो मौजूदा हवाई अड्डा है, जो बिहार का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है पटना का, उसको, और एक नया जो हवाई अड्डा बिहटा में जो बन रहा है, उसको एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के परियोजना के तहत जो है मदद देने की घोषणा की गई है। तो ये जो सेक्टर बहुत तेजी से उभर रहा है, खासकर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो कितना महत्वपूर्ण मानती हैं बजट में की गई घोषणा को? जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये बजट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि वो आम आदमी का बजट है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और खास करके कनेक्टिविटी। जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपके यहाँ जो भी एसेट है, जो भी कुछ है आपका पोटेंशियल, वो एक्सप्लोर नहीं होगा। तो जैसे पिछले हम लोग बात कर रहे थे कि टूरिज्म का, तो टूरिज्म सेक्टर का तब तक आपका प्रॉपरली फ्लरिश नहीं हो पाएगा कि जब तक आपकी कनेक्टिविटी ना हो। और इनकम सबसे ज्यादा नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल से आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। तो अगर उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर पटना का एयरपोर्ट का एक्सटेंशन या बिहटा में ब्राउन फील्ड देना और ग्रीन फील्ड देना बिहार के बाकी जहां जहां संभव है वहां, तो ये टूरिस्ट के आपके फुटफॉल में भी इंक्रीज करेगी। और साथ साथ हम जो कह रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाए, उसके लिए हमको लगता है आगे का रास्ता भी प्रशस्त करेगी। तो ये कनेक्टिविटी इज अ मेजर इशू एंड मेजर फोकस एरिया for any developing economy like Bihar. तो focusing on this kind of thing in budget is a very good initiative. बाढ़ की जो समस्या है उसके निदान के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए जो ये घोषणा इस बार की बजट में की गई है, जो कोसी नहर जो है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को जो है और मजबूत करने के लिए, इसको कितना बड़ा जो है मदद मानती हैं बिहार के लिए आप? जैसे इस ये जो बजट है उसमें 4 चीज पे ये फोकस है। पहला है आपका कि इसमें नारी है, जिसका ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। यूथ है, यूथ का भी एक, क्योंकि बिहार में एक मेजर सेक्शन जो है, जो 60 आपका 20 से 59 एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन है, वो आने वाले 2041 तक 58.3% होने वाला है। उसके बाद आपका एक सेक्शन और हो गया जो गरीब है, तो ये सारा कुछ ये सारा इनिशिएटिव उनको भी एड्रेस करा, साथ में अन्नदाता फार्मर। तो अगर वहां पे कैनल का ये होगा तो पहले तो उनकी जो कल्टीवेशन का है वो एरिया भी और एक्सपैंड कर जाएगा, साथ ही साथ उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज भी मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि उनका अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक तरफ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि मार्केट से लिंकेज होगा, प्रोसेसिंग होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किल में इंप्रूव किया जाएगा उनका। तो जैसे ही उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली वो उनका इनकम बढ़ाएगा, और इनकम बढ़ाएगा साथ साथ उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, साथ साथ उनका स्टेटस ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ये बजट का जो 4 डोमेन है उसको फोकस करते हुए ये बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि इसमें अन्नदाता को जिसको फोकस किया गया है, उनके इनकम को बढ़ाने का और उनके लाइफस्टाइल को और चेंज करने के लिए इनिशिएटिव है। और मुझे आशा है कि आगे भी इस चीज पे फोकस रहेगा, आगे की भी अपकमिंग बजट्स में। श्रोताओं, हम इस चर्चा की जो है अंतिम कड़ी की ओर हैं, और चलते चलते एक और आज घोषणा हुई है, जो बिहार के जो रेल से संबंधित परियोजनाएं हैं उनके लिए घोषणा की गई है। उसका ब्रेकअप जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है। तो इस बार के जो बजट में है 10,066 करोड़ रुपए का एक बड़ा जो इन निवेश की घोषणा की गई है, अलग अलग परियोजनाओं को विकसित करने के लिए मदद दी जा रही है। और वर्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्राइवेट क्षेत्र है बिहार में उसका निवेश कम है, लेकिन खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जो जिसे हम बिग टिकट इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो ये जो मोदी सरकार की जो ये नीति है, जो पिछड़े राज्य हैं,
जो आर्थिक विकास के पैमाने पर पिछड़े हुए हैं, उनके लिए जो सार्वजनिक निवेश हो रहा सरकार की ओर से, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जब भी बजट का बात होता है तो हम लोग उसका एक्सपेंडिचर को दो भाग में देखते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू तो जो होता है जो आपका वेलफेयर पे खर्च होता है, और कैपिटल जो है उससे एसेट क्रिएशन होता है। और ये पिछले आपका मतलब 19-20 से ये कैपेक्स का एक घोषणा की गई है, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है स्टेट को, और जिससे कि वो अपना कैपिटल एसेट को बढ़ा सके। और इस बार के बजट में वो बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, और इससे बिहार को 15,000 करोड़ का फायदा होने वाला है। तो इस तरह का अगर इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो जैसे मैंने बोला कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो उसमें रेलवे भी काफी मदद करती है। साथ में अगर कैपेक्स रहेगा तो रोड का भी होगा। तो ये ओवरऑल ये सारे कुछ जाके आपके बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर रोड मैप है विकसित भारत के लिए, जिसमें कि बिहार ताकि इसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाए। बिल्कुल, जो बजट की जो इस बार की घोषणाएं हैं उसको देखने से लगता है कि बिहार भी तेजी से प्रगति करे, ये मंशा दिखती है, इसमें साफ साफ झलकती है। बिहार के विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे, हमने काफी विषयों पर चर्चा की गई, अलग अलग क्षेत्र पर जो बजट में घोषणाएं की गई है। और हमारे साथ बातचीत कर रही थी, हमारे स्टूडियो में उपस्थित थी आर्थिक मामलों की जानकार और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी पटना की सहायक प्रोफेसर वर्णा गांगुली जी। वर्णा गांगुली जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।